सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 8 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे कुछ विशेष खबरें नहीं हैं। एज यूजुअल हम सीधे एडिटोरियल से बढ़ेंगे। पहला आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को लेकर है और क्या फ्यूचर हो सकता है अभी। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप 1.0 जो पहली बार आए थे सत्ता में, तो उन्होंने जो वादे करे थे अपने देश को वो उन्होंने अच्छे से पूरे भी करे थे। जैसा उन्होंने हर बार की तरह कहा है कि वो किसी भी प्रकार का इंपोर्ट पे बैरियर लगा देंगे। पिछली बार भी करा था, अब की बार भी करा है। ये खतरा बाकी देशों के लिए होता है जो कि यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूएस ये डिसीजन इसलिए ले रहा है ताकि यूएस अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाना चाहता है। तो सबसे पहला कंसर्न तो मार्केट के लिए यही है कि जो टैरिफ्स यूएस लगाएगा इसके कितना नुकसान दूसरे देशों को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बातें हैं, जानते हैं। और जैसे कि हम बात करें जितनी भी ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और समिट्स होती हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पिछली बार उन्होंने नाटो से अलग हो गए थे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग हो गए थे। तो यूरोप तो कोई यूरोपियन पॉलिसी ट्रंप की हमेशा क्लियर रही है कि उनको कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन हो, यूरोप हो, वो अपना देखें, अपने आप से देखें। क्लियर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जब भी यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, पिछली बार भी। तो बहुत सी नई चीज़ें अब देखने को मिल सकती हैं डिप्लोमेसी में भी। In the US, however, there has been palpable resentment towards the process of globalization, fueled by a perception that the rest of the world has benefited at the cost of US. Since the start of his first presidential campaign in 2016, Trump has aggressively voiced the sense of grievance and repeatedly promised to protect US interests by adopting policies that are firmly America first. और तमाम बातें हैं। The effect of Trump's second term already been seen and heard. Germany's coalition government collapsed on Wednesday. और अभी जर्मनी में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको चांसलर साहब ने, जो ओलाफ शोल्ज थे, भारत भी आए थे, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया है, उनको पद से बाय बाय कर दिया है। जर्मनी में अचानक से क्या होता पता हो रहा है, ये सब यूएस इलेक्शन से लिंक करा जा रहा है। जर्मनी में जो पार्टी है, ये गठबंधन की सरकार है। 1+1+1 3 पार्टी मिलकर बनाई थी। अभी से एक हलचल शुरू हो गई है जर्मनी में, और जर्मनी वे सफ़र भी कर रहा है बहुत इकोनॉमिकली। जर्मन ऑटोमोबाइल सेक्टर, जर्मन मार्केट, जर्मन इकोनॉमी सफ़र कर रही हैं इस समय। The apparent trigger was Scholz's demand for raising more debt to support Ukraine at a time when Trump's White House is expected to cut funding. Trump's tariffs are expected to raise the U.S. domestic inflation and with that force the U.S. central bank to keep interest rates high. Trump tariffs will most likely also result in trade war that will disrupt established global supply chains. तो अब ये आने वाले समय में देखते हैं क्या है। आगे जम्मू कश्मीर से ये अपडेट आ रही है कि जम्मू कश्मीर में वापस से उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादा करते ना आर्टिकल 370, हम जो वापस से रीइंस्टेट करेंगे जम्मू कश्मीर के स्टेटस को, वापस से बढ़िया करेंगे। अब उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो एक नया स्टेटस की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब। तो जो इस समय जम्मू कश्मीर में आपका यही खलबली चल रही है। वापस से जो जम्मू कश्मीर का एक यूनिकनेस था, जैसा ये लोग कहते हैं, उसको रिस्टोर करने की बात हो रही है। बाकी आर्टिकल्स डोनाल्ड ट्रम्प को लेके यहाँ पढ़ लीजिएगा। अभी बहुत ही अच्छे से कवर करा जा रहा है कई चीज़ों को। How climate change is bringing back the idea of airships. Airships were the first aircraft capable of controlled powered flight and were thought to be the future of travel. For some years in the year 20th century, however, fundamental technological shortcomings and rapid development of aeroplanes killed the idea of airship transport.
They see limited use today as advertising platforms for aerial observations by scientists and militaries. ये काम कैसे करते हैं? Basically, airship are lighter than aircraft that are lifted by gas with density lower than atmospheric gas. This principle also operates in helium balloons. Early airships used hydrogen as the lifting gas since it was cheap, easy to produce, and lightest existing gas. But hydrogen was also extremely inflammable. तो ये आपकी इसको उड़ाने के लिए हाइड्रोजन यूज़ होती थी, जो कि बहुत हल्की गैस अपने आप में, मगर उसका जलने का डर रहता था. A few high-profile accidents, including the infamous Hindenburg disaster of 1937, shattered public faith in airships. Most modern airships use helium, which is a non-combustible. However, it is scarce on Earth. आगे देखते हैं varying buoyancy challenge. While aeroplanes easily beat airships on speed, airship could, in theory, be ideal freight vehicles because of their exceptional lift-to-drag ratio, which means they expand far less fuel to move the same mass of material. But to practical cargo vehicles, they also need to be capable of varying their buoyancy and compensating for weight changes as loads were picked up. तो इसमें the simplest solution would be to release and refill the lifting gas, but cost and scarcity of helium has been made this is a non-starter. फिर से ट्राई कर रहे हैं, देखिए इसको लौटाने का. यहाँ पे the French company Flying Whales designed a 200-meter long flying crane helium airship called LCA-60T. The crane can pick up water ballast while airborne without requiring specialized ground infra. वापस से इसको रीइंस्टेट करने का प्रयास करा जा रहा है. आगे देखते हैं सोलर अलायंस रॉकेट. अमिताभ सिन्हा कहते हैं, At 2015 climate conference in Paris, India, in collab with few other countries, including conference host France, set up International Solar Alliance. हमने ISA स्थापित करा था. International Solar Alliance 121 countries इसके स्टार्टिंग मेंबर्स रहे. The ISA was a unique initiative in which India took the lead in establishing global organization. मगर इस समय जो ISA है ना, वो अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ चुका है. शुरुआत में ओवरव्यू दूं कि इंडिया जैसे खुद सोलर मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया लीड कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स. तो इंडिया को कहीं ना कहीं लीड करने के लिए खुद मैन्युफैक्चरिंग अपनी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रही है. इंडिया इस समय सोलर पैनल्स के लिए और सोलर तमाम चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है बुरी तरीके से, और इसीलिए कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस भी खो रहा है अपना. और यूएस ने कुछ दिनों पहले इसीलिए इंडियन कस्टम्स पे अपना जो यूएस के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है, उन्होंने कई इम्पोर्ट्स जो इंडिया से आ रहे थे उनको रोक दिया था, उन्हें सीज कर लिया था कि वो चाइना बेस्ड थे ओरिजिन इनका, भले ही इंडिया उसमें अपना अपना सेल कर रहा था. ISA slow on delivery. The ISA was never meant to be a project developer. It did not have to install a solar project itself. It was envisioned as a facilitator or a force multiplier, which would help countries overcome financial, technological, regulatory, or other barriers in harnessing solar energy. The end result was supposed to be large-scale deployment of solar energy, especially in countries where energy access was very low. But 9 years down the line, the ISA doesn't have much progress to show. और वही इस समय कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा है प्रोग्रेस आपका. The first such project is expected to be in Cuba, where auctions have been taken place and developer has been selected to set up 60 megawatt plant, which is supposed to be followed by several other similar sized or bigger projects totaling about 1250 megawatts. China ahead of pack. The inability of ISA to facilitate many more projects is striking, considering the rapid growth in solar energy development. और इस समय बहुत ही ज़रूरत है हमें, if we want to lead here. The global installed capacity of solar power has been increasing at 20%. Last year, it grew by more than 30%, according to World Solar Market Report 2024. But as Ajay Mathur, Director General of ISA, pointed out, most of these installations are happening in a handful countries, with China accounting for a lion's share. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें चाइना लीड कर रहा है, ना कि हम. Of the 345 gigawatt of solar capacity addition in 2023, more than 216 gigawatt, or about 62%,
happened in China alone. Barriers and solutions. There are large entry barriers in smaller African development countries, particularly Africa. This is called ISA. This is what ISA has been engaged in ironing out. तो कई कई प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं अपनी, मगर समय रहते इसको वापस से ज़िंदा करना पड़ेगा, इसको और एक लीडरशिप पे लाना पड़ेगा. One of our important intervention has been setting up of STAR, Solar Technology and Application Resource Center, in partnership with local institutions. This has resulted in local expertise and capacity building. Why solar matters? Solar is the most crucial element of the global energy transition that is critical to tackle the challenge of climate change. It is the fastest growing renewable energy source despite its inherent limitation of being intermittent. In most regions of the world, solar is now also the cheapest source of energy when sunshine is available. हम जानते हैं सोलर तो देखिए अपने आप में है ही, हमें इसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है बस. Overall, despite being an intergovernmental multilateral organization, ISA is still largely viewed as an Indian initiative. This is not without a reason. It is headquartered in New Delhi. It's almost entirely funded by India, and India has presided over its General Assembly since inception. ISA is thus intricately linked to India's diplomatic objective. For this reason, the ISA performance would reflect on India's capabilities to claim leadership of Global South and speak on behalf. तो अगर हमें ना यहाँ पे अपना ग्लोबल साउथ और डिप्लोमेटिकली बहुत ताकतवर बनना है, तो हमें सबसे पहले उन इनिशिएटिव्स को अपने बेहतर करने की ज़रूरत है जो हमने ही शुरू करे थे. हम देखिए, आप बाकी लोग को सही नहीं कर सकते कि आप वर्ल्ड के बाकी नेशंस को सिखा रहे हैं कि आप हमारे साथ कैसे व्यवहार करें. हम जो चीज़ हम खुद अपने से कर सकते हैं, हमें वो बेहतर करनी चाहिए, है ना. इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का एक एक कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट खुद का है, इसका लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, जिससे वो डिप्लोमेसी को लीड करना दिखाता है. सो दे नीड टू लीड इट. अभी डेटा शेयर करा हुआ है आपके साथ में. टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 2023 में चाइना लीड कर रहा है, फिर यूरोपियन यूनियन है, और इंडिया भी बहुत ही कम है. इसी के साथ आज के देखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज के क्विक एनालिसिस में इतना ही. जुड़े रहिए, वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. हैव अ वेरी नाइस डे.